हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। पहले हमें ये समझाइए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, मैंने प्लान किया है एक सीरीज़ बनाने का जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सारी डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स गो विद द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो व्हाट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस? तो दोस्तों, future and options are derivatives. Basically this is a type of derivatives. So अभी आपके पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, derivatives. तो now the questions is changed from future and option to the derivative. What is derivative? So as per the definition, derivative is a financial instrument which derives its value from an underlying asset. तो अब ये डेफिनेशन से तो क्लियर नहीं हो रहा कि डेरिवेटिव है क्या है। तो इसको समझने के लिए इसमें हम देखेंगे वर्ड्स को। अंडरलाइंग एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मींस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव हो रही हो। मींस अगर अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू घटेगी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी घटेगी। फॉर एग्जांपल, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के साथ उसका एक डेबिट कार्ड मिलता है हम लोगों को। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो आपके जो डेबिट कार्ड होगा उससे मैक्सिमम आप 10 लाख की शॉपिंग कर सकते हैं या 10 लाख किसी को पे कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि 1 करोड़ रुपए है आपके अकाउंट में, तो 1 करोड़ रुपए आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू हो गई। बोलने में क्या जाता है, हम ज़्यादा लेके चलते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो आपके डेबिट कार्ड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई, क्योंकि उसके जो अंडरलाइंग एसेट है आपका बैंक अकाउंट, उसमें 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ में से फॉर एग्जांपल आप 50 लाख रुपए निकाल लेते हैं, तो आपके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू गिर गई, 1 करोड़ से 50 लाख रुपए रह गई। तो आपके डेबिट कार्ड की जो कैपेसिटी है वो भी घट के 50 लाख रुपए ही रह जाएगी। मीन्स आप उसे मैक्सिमम 50 लाख रुपए की ही शॉपिंग कर सकते हैं या किसी को पे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप उसमें 20 लाख रुपए और डाल देते हैं, मीन्स 1.2 करोड़ हो जाता है, तो आपका अंडरलाइंग एसेट 20% बढ़ गया, 1.2 करोड़ हो गया। सिमिलरली उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू मीन्स आपके डेबिट कार्ड की वैल्यू भी 20 लाख से बढ़ जाएगी, यानी 1.2 करोड़ हो जाएगी। तो दोस्तों, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट एंड देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब प्रैक्टिकली कैसे होता है कि किसी कंपनी के जो अंडरलाइंग एसेट है, मींस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, दैट इज अ अंडरलाइंग एसेट। अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, उसका स्टॉक और डेरिवेटिव। तो अगर कंपनी की अंडरलाइंग वैल्यू बढ़ेगी तो उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी उसके स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी दिवालिया होती जा रही है या उसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसके स्टॉक प्राइस भी घटती जाएगी, और पैरेलली उसके जो डेरिवेटिव होगा उसकी भी वैल्यू घटती जाएगी। तो दोस्तों, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डेरिवेटिव्स। तो ये सब जगह अवेलेबल है, मींस आपके करेंसी में डेरिवेटिव्स होते हैं, आपके कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें आपके क्रॉप्स और जितनी भी कमोडिटी आप यूज करते हैं, और ये आपके स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। और सिमिलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उन जो भी उसके अंडरलाइंग एसेट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस डेरिवेटिव की वैल्यू ड्राइव होगी। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं जस्ट फॉर आइडिया आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मोर और लेस सेम है, तो आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 ट्रेडर के बीच में, जिसमें सेलर फ्यूचर डेट में एग्रीड प्राइस पर एसेट डिलीवरी देने का प्रॉमिस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं कि एक फार्मर है, टोमेटो की फार्मिंग करता है, लेकिन उसकी जो फसल आने में नेक्स्ट 20 से 30 दिन का टाइम लगेगा,
लेकिन उसको डर है कि आज की डेट में टोमेटो की वैल्यू 20 रुपीज़ पर केजी है, 20-30 दिन बाद अगर टोमेटो की ज़्यादा फसल हो जाती है और लोगों के पास भी, तो उसकी वैल्यू घट के 10 रुपीज़ पर केजी ना हो जाए, या और कोई इशू आ जाए जिसकी वजह से उसकी फसल की रेट कम हो जाए। तो वो क्या करता है, वो मार्केट में ऐसा बायर फाइंड आउट करता है जो उसकी फसल को आज ही 20 रुपीज़ पर केजी ले ले। एक टोमेटो केचप कंपनी है, उसको लगता है कि आज 20 रुपीज़ पर केजी टोमेटो अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में ये 30 रुपीज़ पर केजी भी हो सकते हैं, उतना सप्लाई ना हो, और दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो वो आज ही फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि मेरे को लेट्स से 1000 केजी टोमेटो चाहिए। तो आज फार्मर और टोमेटो केचप कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉर 1000 केजी टोमेटो एट 20 रुपी पर केजी प्राइस। तो फार्मर भी हैप्पी है और कंपनी भी हैप्पी है, बिकॉज फार्मर को लगता था फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन टोमेटो कंपनी को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 20 दिन बाद जब टमाटर की फसल रेडी होगी तो फार्मर वो अपने जितने भी टमाटर होंगे वो उस कंपनी को सेल कर देगा एट प्राइस ऑफ 20 रुपीज़ पर केजी। अब फ्यूचर में टमाटर की रेट कम होकर 10 रुपये पर केजी हो जाती है, 10 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, तो उसमें फार्मर को फ़ायदा है क्योंकि वो ऑलरेडी 20 रुपीज़ पर केजी में बेच चुका है, लेकिन कंपनी को उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, इसलिए उसे बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान है। ऑन अदर वे अराउंड अगर टमाटर की रेट 30 रुपये पर केजी हो जाती है तो फार्मर को नुकसान है, बिकॉज वो 20 रुपीज़ पर केजी में ही बेच रहा है, जबकि आज की डेट में 30 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन वो इंश्योर था कि उसकी फसल बिक जाएगी। तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन एंड अ स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज आई सेड फ्यूचर डेट में उसे फ्यूचर मीन्स प्रेजेंट प्राइस पे फ्यूचर डेट में डिलीवरी देने के लिए एग्री होना पड़ता है। अब दोस्तों इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो ट्रेड होती है वो किसी एक्सचेंज पे नहीं होता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कल को फार्मर या टोमेटो कंपनी कोई भी बैकआउट करती है तो उसमें दूसरे को नुकसान हो सकता है। तो इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा जो ट्रेडर हैं मीन्स फार्मर और टोमेटो कंपनी, दीज आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड बायर और सेलर, मीन्स वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एज सच बाध्य नहीं होते हैं, वो कल को बैकआउट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए रिस्क हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो ट्रेडर के बीच में, जिसमें डिलीवरी ऑब्लिगेशन होता है एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन फ्यूचर डेट पर। फ्यूचर डेट इसमें एक्सपायरी डेट होती है। डिलीवरी ऑब्लिगेशन मीन्स बायर और सेलर है, दोनों में से कोई भी बैकआउट नहीं कर सकता है, उनको इसकी डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, वो बाध्य हैं इसकी डिलीवरी लेने के लिए। एक्सपायरी होती है जो कि एंड ऑफ द मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है, दैट इज द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। जो बायर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा और जो सेलर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट सेल करना पड़ेगा। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और इसमें ऑब्लिगेशन होता है कि दोनों में से कोई भी इसमें बैकआउट नहीं कर सकता। तो ये सेफ वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग है, जिसमें कोई भी इश्यू नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दोस्तों अब इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको यूज़ ट्रेडर दो चीज़ के लिए करते हैं मेजरली। इसका जो यूज़ होता है वो स्पेकुलेशंस के लिए होता है। स्पेकुलेशंस मीन्स किसी बायर को लगता है कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल रिलायंस की कोई नई न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक प्राइस आज 2000 रुपये है, वो 3000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे वो कंपनीज टेक ओवर कर रहा है। तो उसकी वजह से वो आज कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है और सोचता है कि आफ्टर अ मंथ इसका प्राइस 2000 से 3000 हो जाएगा, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेलर है उसको लगता है कि रिलायंस का प्राइस कुछ और इश्यूज के चलते नीचे चला जाएगा। तो इसमें जो बायर है वो स्पेकुलेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स का प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो उसे बाय करना चाहता है। ऑन अदर वे अराउंड जो उसका
सेलर है उसे लगता है स्टॉक प्राइस घटेगा और डेरिवेटिव का प्राइस भी घटेगा, तो वो उसे सेल करना चाहता है। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्सचेंज पे होता है और दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं एंड ऑफ द एक्सपायरी और बिफोर दैट ऑल्सो। तो बायर को बाय करना होता है, सेलर को सेल करना होता है। थर्ड वन इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन भी बायर और सेलर को अंडरलाइंग एसेट को बाय एंड सेल करने का ऑप्शन देता है एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन फ्यूचर डेट। दोस्तों ऑप्शन फ्यूचर की तरह ही होता है, लेकिन जो इसमें मार्जिन मनी है वो कंपेरेटिवली कम होती है फॉर बायर को इसमें केवल और केवल प्रीमियम देना होता है, जबकि सेलर को पूरे ऑप्शन का जो मार्जिन प्राइस है वो देना होता है। अब मार्जिन प्राइस और प्रीमियम वो हम वीडियो चेन के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां हम ऑप्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें बायर को ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो एग्रीमेंट को फुलफिल करे, बायर को केवल राइट्स होता है कि वो चाहे तो उसका जो स्ट्राइक प्राइस है, मीन्स फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस आज 2000 रुपीज़ है, वो उसका ऑप्शन बाय करता है, कॉल बाय करता है और फ्यूचर में वो रिलायंस स्टॉक का प्राइस बढ़ के 2500 रुपये हो जाता है, तो उसको ऑप्शन है कि वो 2500 रुपये में उसकी डिलीवरी ले सकता है। लेकिन सेलर को राइट्स नहीं है, उसका ऑब्लिगेशन है कि अगर कल को उसका प्राइस बढ़ के 2500 रुपये हो जाता है तो सेलर को वो ऑप्शन सेल ही करना पड़ेगा, चाहे तो सेलर को कितना भी लॉस क्यों ना हो। तो इसमें ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो अगेन ये सेफ ट्रेड होता है, इसमें किसी के बैकआउट करने के चांसेस नहीं रहते हैं। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल एंड पुट, विल डिस्कस। नेक्स्ट इज द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट अलाउ एन इन्वेस्टर टू एक्सचेंज वन सिक्योरिटी विद अनदर। तो दोस्तों एज आई सेड इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कई लोगों से, लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग कर रहा हूँ या शॉर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट इस टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स लॉन्ग कर रहा हूँ मीन्स एज आई सेड इन द एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, किसी स्टॉक का या डेरिवेटिव का प्राइस फ्यूचर में हाई जाएगा तो वो उसको बाय करता है, मीन्स लॉन्ग करता है। फ्यूचर में जब उसका प्राइस हाई जाएगा तब वो उसको सेल कर सकता है। सिमिलरली द अदर पार्टी जो कि जिसे लगता है कि इसका फ्यूचर में प्राइस डाउन जाएगा, इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का, फॉर एग्जांपल रिलायंस के स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो वो उसको शॉर्ट करता है। इसमें बायर बाय कर रहा है मीन्स लॉन्ग कर रहा है, और सेलर जो कि उस फ्यूचर को बेच रहा है या उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। तो दोस्तों ये सारी फर्दर टर्मिनोलॉजी हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिमिलर टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में लॉन्ग कहते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इसे कॉल बाय कहते हैं। कॉल बाय मीन्स अगर किसी को लगता है फ्यूचर में डेरिवेटिव का प्राइस या स्टॉक का प्राइस हाई जाएगा तो वो कॉल बाय करता है, मीन्स ही इज अ बुलिश ट्रेडर। ऑन द अदर वे अराउंड, अगर किसी को लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो वो पुट बाय करता है। पुट बाय मीन्स ही इज अ बेयरिश ट्रेडर। अगेन विद द सेम एग्जांपल, रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 2000 रुपीज है। एक ट्रेडर को लगता है रिलायंस के स्टॉक का प्राइस 15 दिन बाद 2500 रुपये चला जाएगा, 2500 हो जाएगा, तो वो उसका कॉल बाय करता है। जबकि दूसरे ट्रेडर को लगता है कि रिलायंस के स्टॉक का प्राइस विद इन अ मंथ 2000 से कम होके 1500 रह जाएगा, तो वो उसका पुट बाय करता है। तो एज आई सेड, कॉल और पुट बाय करने वाले को केवल प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। 8-10 हजार रुपए में आपको कॉल या पुट का लॉट मिल जाता है, जबकि कॉल और पुट सेल करने वाले को पूरा मार्जिन मनी देना होता है, जो कि एक बिग अमाउंट होता है। कॉल जो बाय करते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन उनको पूरे लॉट पे खेलना है, जबकि जो कॉल सेल करने वाले होते हैं वो बिग ट्रेडर होते हैं, जिनके पास बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत नॉलेज होती है। एज आई सेड, इट्स अ वास्ट टॉपिक एंड कैन नॉट बी कवर इन अ सिंगल वीडियो। इस सीरीज में मैं फर्दर और वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। स्टे ट्यून्ड। आई होप you like the video. Please like and subscribe
so that you can get the notification for upcoming videos. Or as I said, I will be sharing more videos or more details about the future and option and lot many things. Thank you दोस्तों.